नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसके टॉप 50 MCQs करेंगे जो आपकी मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बच्चों, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट जो है उसमें 25 क्वेश्चन में करवाऊंगा और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसमें 25 क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, इसमें अपन 1 से लेके 25 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। देखो बच्चों, अपन अच्छे से जानते हैं अगर कोई दो संख्याएं सपोज ए और बी हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर होता है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मान लेते हैं हमको एक संख्या जो ए जो है वो 12 दे रखी है और अपने को बी क्या करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ अपने को दे रखा है कितना, 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एलसीएम दे रखा है अपने को 60, ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया क्षेत्रिक 18। तो ये हो जाएंगे 180। तो बी बराबर क्या आएगा बच्चों, 180 बटे में आएगा 12। काट देते हैं इसको, 12 एकम 12, बचेंगे यहाँ पर 6। तो 12 पंजे 60, तो बी बराबर आया 15। तो हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं अपन। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखो बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, नंबर 3, वह बड़ी संख्या जिससे 17 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। किसका, उन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है जो 70 में से 5 घटाने पर और 125 में से 8 घटाने पर प्राप्त होगी। तो 70 में से ये 5 घटाते तो क्या मिलेगा अपने को, 65 मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, एक तो 65 के गुणनखंड करना है, उसके बाद 125 में से 8 घटाते। तो 125 में से जब आप 8 घटाओगे तो आएगा 118। ठीक है, तो 118 के आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड निकाल लेते हैं। 65 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा 3 से। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 5, जिससे भाग जा सकता है। 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, फिर जाएगा 13 से, 13 एकम 13। अब 118 के भी निकाल लेते हैं। तो 118 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, सॉरी ये 8 है ना, 8 घटा रहे हैं अपन। 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 आएगा। यहाँ गड़बड़ हो जाती है हमारी, 100 क्या आएगा, 17 आएगा, ये 117। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, 117 के गुणनखंड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो 117 के गुणनखंड करने के लिए अपन पहले 3 से भाग देते हैं। क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, बचेंगे 2, हो जाएगा 27। 3 नाम 27, फिर 3 से दे सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जाएगा, ये 13 एकम 13। ठीक है, अब देखो 65 के गुणनखंड क्या आए थे, 5 गुणित 13 आए थे। और 17 के गुणनखंड क्या आए थे हमारे पास, 3 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, ये जो 13 है दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या है हमारा 13, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो सभी संख्याएं जो हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। 12, 16, 20 का एचसीएफ ज्ञात करिए। कर लेते हैं। तो देखो 12 के गुणनखंड करेंगे अपन तो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद है 12 के बाद 16, 16 के गुणनखंड करते हैं तो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद 20 के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 20 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, तो ये 5। ठीक है, अब देखो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो इनमें से कॉमन नंबर हो। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, मतलब क्या है 2 की घात 2 यहाँ पर है
और 2 की घात 2 यहाँ पर, 2 की घात 2 यहाँ पर, सब जगह से 2 की घात 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की घात 2 और इसको अपन हल करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, संख्याओं 6 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 3 होगा। ठीक है। और उसके बाद आएगा 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 है ना, 2 दूनी 4 5 चौक 20। ठीक है। तो ये उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुणित 5। ठीक है। अब अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारे पास जितने भी गुणनखंड हैं, ठीक है, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन अभाज्य संख्याओं में से जितने भी गुणनखंड अपन ने निकाले हैं, उन सारे गुणनखंडों में से जो अधिकतम घात वाले गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उच्चतम घात वाले जो गुणनखंड होते हैं उनको लिख लेते हैं और उनका गुणा कर लेते हैं। तो ठीक है। अब 2 और यहाँ पर से देखो, यहाँ पर एक गुणनखंड 2 है और यहाँ पर गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है। लेकिन इसमें से उच्चतम घात किसकी है, इसकी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणित, उसके बाद क्या है, ये 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने को तो उच्चतम घात वाले लिखना है। ठीक है। तो ये 3 लिख लिया अपन ने, है ना, गुणित क्या है 5, ये वाला 5 लिख लिया। अब इनको हल कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60, तो आया हमारा उत्तर 60। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन 7, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या आ जाए। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या ऐसी होगी जो पूर्णांक होगी, ठीक है, और साथ में जिसके ऊपर रूट नहीं हो। ठीक है। तो अब देखो ये जो 27 है ना, ये 27 का अपन एक काम करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या आएगा, 3 गुणित 3, 3 तिया 9 गुणित 3, क्या हो गया, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, है ना, 9 तिया 27, ये आ गया 27। लेकिन ये तो क्या है, वर्गमूल में है। ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, वर्गमूल में आएगा। अपने को उसको पूर्णांक बनाना है, ठीक है, या क्या बनाना है, प्राकृत संख्या बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 और 3 का गुणा कर देना पड़ेगा, तभी तो 3 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, संख्या बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ पे से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब एक प्राकृत संख्या बन गई है। जिसके लिए अपने को क्या करना पड़ा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ा, क्या उनसे 3 का, √3 का, तो √3 का गुणा अपने को इसमें करना पड़ेगा। यही तो पूछा उन्होंने, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 का गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या आ जाए, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी हमारे पास √3। अगर मान लो इसमें अपन √3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, रेखिक बहुपद की घात होती है। देखो बच्चों, रेखिक बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1। ठीक है। आ रही बात समझ में। और द्विघातीय बहुपद की घात कितनी होगी, 2, त्रिघातीय बहुपद की 3। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखना है अपने को, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद मतलब जिसकी घात 1 होती हो, तो इसकी घात क्या होती है, 1 होती है, तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखो बच्चों, अल्फा गुणित बीटा का मान अपने को देखना है। ठीक है। तो अल्फा गुणित बीटा का मान होता है c/a। ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। ठीक है। तो ये गुणनफल। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, अगला नंबर है हमारे पास, यदि द्विघात समीकरण बहुपद दे रखा है ax² + bx + c के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। ठीक है। शून्यकों का योगफल होगा, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अपने को अच्छे से मालूम है, -b/a। तो ये हमारे पास सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग है। ठीक है। तो अब इसके शून्यक निकाल लेते हैं अपन, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उनका योग कर देते हैं, या फिर सीधे सीधा अपन फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा, देखो a बराबर क्या हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास क्या है 7 -7 है, और c बराबर हमारे पास क्या है 12 है। अब शून्यकों का योगफल देखना है,
तो योगफल क्या होता है हमारे पास, देखो योगफल निकालना है तो योगफल क्या होता है शून्यकों का, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ये वाला, ठीक है। और बी का मान क्या है, -7 है, तो ये -7 लिखा अपन ने, अपॉन में ए का मान कितना है 1 है, ये 1 लिख दिया। क्या होगा, माइनस गुणित माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/1, मतलब क्या आएगा 7। तो हमारा जो उत्तर है बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य के। अब यहाँ पर अपने को इनको शून्यक निकालना है, तो फटाफट देख लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं अपन। यहाँ शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे अपन, ये x² माइनस एक्स माइनस 6 है, लास्ट में हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। और x² का सगुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे, तो 1 गुणित 6 ये हो जाएंगे हमारे पास 6। अब 6 को अपने को ऐसे भागों में जोड़ना है कि जो लास्ट में माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन जो है मतलब घटाने पर अपने को बीच वाली संख्या मिल जाए, बीच में क्या है x का सगुणांक 1 है, तो ऐसी संख्याएं होती है 3 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x² है इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस ये लिखा अपन ने, और 3 माइनस 2, ठीक है। x का सगुणांक 1 था, है ना, तो अपने उसको क्या लिख दिया 3 माइनस 1, गुणित में x लिख देते हैं, और ये माइनस का 6 अपन यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, x², तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, -3x प्लस 2x माइनस 6, दो के जोड़े बना लेते हैं, दो के जोड़े बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, दो के जोड़े बना के जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर से x निकल रहा है, तो यहाँ से बचेगा अपने पास x माइनस 3, यहाँ पर से 2 कॉमन निकल रहा है तो प्लस का 2, अंदर से बचेगा x माइनस 3। अब जी शून्यक के निकालने के लिए क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0 होगा, और x प्लस 2, ठीक है, बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 3, और x बराबर क्या आएगा -2। तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे, -2, 3 या 3, -2। कहीं दिख रहा है क्या उत्तर, तो ये सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, 3, -2, ठीक है। तो ये सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 और 4x प्लस 8y माइनस 20 के हल होंगे। देखो समीकरण लिख लेते हैं अपन फटाफट, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या है 4x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 जो है उसमें अपन 4 का गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में अपन 1 का गुणा कर देते हैं, x का सगुणांक है, ठीक है। तो ये वाली जो समीकरण क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4x प्लस 4 दूना 8y माइनस 5 चौक 20, 20 बराबर 0। यहाँ 1 का गुणा करेंगे अपन, x का सगुणांक, यहाँ देखो x का सगुणांक 4 था तो 4 का गुणा कर दिया, यहाँ x का सगुणांक क्या है 1 ही, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं 1। तो 1 का गुणा कर रहे हैं तो यही समीकरण आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों दोनों समीकरण हमारी क्या दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो एक के ऊपर एक होंगी, मतलब क्या होंगी, समपाती होंगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत सारे हल निकलेंगे। एक तो ये रेखा बन गई और इसी के ऊपर दूसरी चली जाए, मतलब बहुत सारी जगह टच करेगी, यहाँ कर रही, यहाँ टच, यहाँ 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 यहाँ, बहुत सारे बिंदुओं पर टच कर रही है, तो इसके क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। 14 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखो बच्चों समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारे पास a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ये तो बच्चों ये जो है ना, ये एक हल के लिए प्रतिबंध है, ठीक है, और ये वाला जो प्रतिबंध है, ठीक है, ये क्या है, अंततः अनेक हल के लिए प्रतिबंध होगा, है ना, मतलब बहुत सारे हलों के लिए प्रतिबंध होगा, ठीक है, अनेक हल। और ये वाला जो है, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कोई हल
नहीं। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ये वाला भाग लिखा हुआ आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, और ये इतना वाला पार्ट लिखा हुआ आ जाए तो अनेक हल होंगे, और ये इतना लिखा हुआ आया था यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो ये एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल के लिए ये, कोई हल के लिए नहीं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान होगा। तो x का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इस x की जगह 5 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 5, ये x की जगह क्या लिख दिया 5, प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 7 माइनस 15, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 में से 15 गए तो बचेंगे -8। ये 2 यहाँ पर गुणित में था तो नीचे आ जाएगा इसमें बटे में, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा -4। तो -4 ये आंसर दिख रहा है अपने को, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट। 16 a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। बता ही दिया था मैंने, क्या होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ दे रखा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो दोनों समीकरण क्या होंगी, एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंततः अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो यहाँ पर क्या एक अद्वितीय हल है, गलत है। कोई हल नहीं है, ये भी गलत है। अंततः अनेक हल है, ये वाला ऑप्शन सही है, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट। तीसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2, मतलब तीनों अनुपात बराबर दे रखे। और अपने को अच्छे से मालूम है, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हमको क्या मिलती हैं, दो समांतर रेखाएं मिलती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसका क्या मतलब है कि कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो सीधी सी बात है, इसके कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, कोई हल नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 यदि x बराबर 2 तथा y बराबर -2 हो तो k का मान है। भैया निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दो मान दे रखे हैं अपने को, सॉरी x और y के मान दे रखे हैं, x बराबर 2 और y बराबर -2। तो ये जो हमारे पास समीकरण है 3x माइनस 5y प्लस के इज इक्वल टू 0, यहाँ मान रख देते हैं, x की जगह 2 लिख देते तो ये 3 गुणित 2 हो जाएगा, माइनस 5 गुणित क्या है -2 है तो ये -2 लिख दिया, प्लस में क्या है k बराबर 0। देखो 3 दूना 6 और प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा। क्या आएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस का k बराबर क्या है 0। तो 10 और 6 होगा 16। ठीक है, और ये 16 जाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, तो k बराबर क्या आएगा -16। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक ही नहीं है, समीकरण के विविक्तकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 1 और 2 सही, 1 और 4 सही, 3 और 4 सही, केवल 1 सही। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो खेल है हमारे पास यहाँ पर विविक्तकर का है। ठीक है, विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। और अगर मान लो ये d जो है, ठीक है, d अगर मान लो बराबर आ जाए इसके, तो दो मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अपन, ये जो d है इसका मान निकाल लेते हैं। देखो b क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ठीक है, तो b का मान क्या है, -4 है, तो ये -4 पूरे का स्क्वायर, -4 इंटू ए है हमारे पास 2 है, ये 2 लिख दिया, और c हमारे पास 3 है, ये 3 लिख दिया। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 -4 दूना 8, 8 या 24, 24। बच्चों d का मान जो है वो क्या आया हमारे पास, -8 आया।
मतलब डी जो है वो क्या है, 0 से छोटा हो गया। 0 से क्या हो गया भैया, छोटा हो गया, है ना। तो डी जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पे देखो, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है, ठीक है। 0 से छोटा है मतलब कम, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में मूल भी वास्तविक नहीं होते। तो 1 और 2 तो सही हो गए। समीकरण के विविक्त कर 0 है, नहीं है, 0 से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक कब होंगे, जब वो 0 से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ तो 0 से कम है। तो ये वाला जो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है हमारे पास, तो उत्तर लिखेंगे पहला और दूसरा सही है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि समीकरण का एक मूल 1/2 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। एक्स की जगह क्या रख दो, अपन 1/2 रख दो, के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या रखते हैं, 1/2। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं अपन। एक्स की जगह क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, 1/2 लिख दिया अपन ने। और ये माइनस के 5/4 बराबर में क्या है, 0 है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, ये इस पूरे को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, k/2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, 1/4, चलो हल करते हैं अपन। एक k/2 और ये -5/4 बराबर 0। अब इस k/2 को यहीं रहने देते हैं अभी अपन, और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये -5/4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -5/4, माइनस 1/4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/4। करेक्ट है। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम लिया अपन ने, क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा ये 4, 5 - 1/4, अर्थात क्या, 5 में से 1 गए तो 4, तो 4/4 मतलब क्या, 4 एकम 4 1, ठीक है। क्या आ रहा है, k/2 बराबर 1 आ रहा है। ये चला जाएगा इधर, तो k का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो k बराबर 2 कहीं दिख रहा है क्या, ये a बराबर, मतलब ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a बराबर नहीं है 0 के, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब मूल वास्तविक कब होते हैं, जब अपने को मालूम होता है कि b² - 4ac मतलब विविक्त का, तो ये लिखा अपन ने d बराबर 0। ये जो मान है d, ठीक है, b² - 4ac, ये विविक्त कर जो है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 3 स्थितियां हो सकती हैं हमारे पास, b² - 4ac बड़ा हो 0 के, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है, एक ही बात है। और b² - 4ac हो बराबर 0 हो, बराबर क्या हो, 0 हो, बराबर 0, तो भी क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और एक समान होंगे, ठीक है। तो दो मूल वास्तविक और एक समान होंगे, ठीक है। या फिर सीधे 2 हटा देते हैं अपन, जब दोनों समान होते हैं तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तीसरी स्थिति बन जाएगी क्या, b² - 4ac, ठीक है, ये क्या हो, 0 से छोटा हो। जब 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, ठीक है, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक, या क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, या फिर मूल जो होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, या काल्पनिक होंगे, ठीक है, काल्पनिक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो ये 22 का जो अपने को दिख रहा है क्या, प्रश्न में वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब क्या हो, b² - 4ac 0 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने, ये देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शन,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, डी ऑप्शन उत्तर सही है। 23, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? 3 गुणित 1 तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 गुणित 2, ठीक है, 3 ये 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीना पंजे 15, ठीक है। इन सबका जोड़ निकाल लो। 6 3 9 9 दूनी 18, 19 20, 20 5 25 की 5 हासिल की आई 2, 2 और 1 3 और 1 4 हो गए 45। कहीं दिख रहा है 45? ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और तरीका क्या होगा, देखो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? 3 6 9 12 15, मतलब ये क्या बन रहा है? एक समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है? ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, जिसका प्रथम पद क्या है? 3 है, ठीक है। और इसका अंतिम पद क्या है? एल, एल मतलब अंतिम पद, ये कितना है? 15 है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लिखा हुआ है 5, है ना, 1 2 3 4 5। एन कितना है? एन बराबर 5 है। और अपने को मालूम है समांतर श्रेणी में, ठीक है, पदों की जो सॉरी एन पदों का जो योग होता है वो किससे देते हैं? ए से एन से। इसका सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन, एन मतलब हो गया हमारे पास 5, मतलब प्रथम 5 पदों का योग, है ना। एन कितना आएगा हमारे पास? यहाँ 5 आएगा, बटे में कितना है? 2। ए कितना है? ए हमारे पास 3 है, ये लिखा 3, प्लस एल, एल कितना है? एल हमारे पास है 15, ये लिखा 15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5 बटा 2, ये हो जाएगा 15 और 3 18, ठीक है। अब इसको काट देते हैं अपन, 2 नाम 18, 9 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 45। तो भी क्या आया? यही आंसर आया। अच्छा, इसका उपयोग अपन कब करेंगे भैया? देखो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन आ रहे थे हमारे पास, केवल बहुविकल्पीय था, तो अपन ने क्या करा? इस प्रकार से कर लिया। लेकिन जब आपको प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा, परीक्षा में इसी प्रकार से करना पड़ेगा हल, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ तो 5 संख्याएं थी, अगर 5 से बड़ी संख्याएं होती, 5 से ज़्यादा होती, मान लो 25 30, बोल देता कि 3 के प्रथम 50 गुणजों का क्या करो? योग ज्ञात करो, तब क्या करते? तब तो अपने को यही काम करना पड़ता, क्या करना पड़ता? यही वाले सूत्र का उपयोग करके हल करना पड़ता। फिर अपन ऐसा नहीं करते कि 50 तक संख्याएं निकाल ले, 50 तक गुणा करते 3 का, और फिर क्या करते? उनको जोड़ते, तो बहुत ज़्यादा समय लगता, पूरी परीक्षा ही खत्म हो जाती है हमारी, ठीक है ना। तो बड़ी संख्याओं के लिए, ज़्यादा संख्याओं के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP बराबर -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11वां पद है। 11वां पद निकालना अपने को। देखो बच्चों, यहाँ पे भी अपने को क्या दे रखा है? A बराबर -3 है, मतलब प्रथम पद क्या है? 3 है। सार्वांतर निकालना है अपने को। सार्वांतर क्या होता है? D, वो होता है बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटा दो। तो ये बाद वाला पद क्या है हमारे पास? -1/2, ठीक है। यह काम करते, ये 2 में से इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो भी उत्तर आ जाएगा। सरल यही रहेगा, 2 माइनस, और ये -1/2 इसका, तो ये -1/2, ठीक है। हल करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2 + 1/2, ठीक है। एक अपने मन से अगर मान लें अपन, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, और बटे में क्या आएगा? 2, तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5/2। तो ये तो आ गया बच्चों डी का मान, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद मतलब क्या? n बराबर हो जाएगा 11। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? A11 ज्ञात करना है, ठीक है। तो an का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो an का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 × d, ठीक है। अपने को ज्ञात करना है A11, तो n की जगह क्या लिख देंगे? 11, ठीक है। तो ये हो गया a कितना है भैया? a हमारा -3 है, ये -3 प्लस n कितना है? 11, ये 11 -1, d कितना निकाला? 5/2 निकाला, ये 5/2 आ गया। हल करेंगे अपन, ठीक है। A11 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, और ये प्लस 11 में से 1 गए तो बचे 10, ठीक है, और गुणित 5/2, ठीक है। अब इसको काट देते हैं अपन, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पचम 25। तो A11 क्या आ जाएगा हमारे पास? A11 आ जाएगा हमारे पास -3,
और 5 25, ये हो जाएंगे प्लस के 25। तो A11 आ जाएगा हमारे पास। 25 में से 3 घटा देंगे अपन, भैया बचेंगे हमारे पास कितने, 22। ठीक है, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 22 कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो पार्ट कर रहे हैं अपन, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी है, क्या है भैया। तो दूरी सूत्र निकालते हैं। दूरी सूत्र अपने को मालूम है, डी बराबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखो, ये डी निकालना है, दूरी निकालना है, ये ब्रैकेट सॉरी ये करनी लगा दी मैंने, रूट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको अपन मान लेते हैं x1 x2, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास y2, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x2 में से y2 घटाना, मतलब 5 माइनस 2, यहाँ लिखा मैंने 5 माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3, ये 6 माइनस 3 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, d बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से, ये हो जाएगा 9 प्लस 9। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल में 18। ठीक है, इसको और आगे हम अच्छे से हल कर सकते हैं क्या, अगर मान लो अपन इसको हल करें तो 18 के क्या करते हैं अपन, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये 3 तो आ जाएगा बाहर और 2 चला जाएगा अंदर। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3√2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे प्रश्न। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें रेस्ट 25 क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं सॉल्व। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वह वाला वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको कुछ भी फायदा हो सके, है ना।